अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुप्रीम कोर्ट के मामलात अपनी जगह कायम है। अब हुसैन असगर साहब से राब्ता हुकूमत का नहीं हो पा रहा। ये आज की ताजा तरीन खबर है। इस मुल्क के मोबाइल फोन्स जैम हो गए हैं, लैंडलाइंस ने काम करना छोड़ दिया है। वो जो दफ्तर था जिसमें वो शायद बैठा करते होंगे, जिस जगह भी होंगे, वहां पर लोग सारे दफ्तर छोड़ के भाग गए हैं। हुकूमत का उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाई। आज की नई रेवलेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में बताई गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात न मानने का मामला एक तरफ, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के आपस के डेडलॉक से एक तरफ, दूसरी तरफ लगता है कि यकायक इस मुल्क में सब खराब हो गया है। 3 साल तक मुल्क ठीक चल रहा था, मफामत थी, जमहूरियत के लिए सब इकट्ठे थे। पंजाब में हुकूमत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इकट्ठे चल रही थी। अब लगता है आसिफ जरदारी इस मुल्क का सबसे बड़े चोर बन गए हैं। अब लगता यह है कि इस मुल्क में जमहूरियत यकायक काम करना छोड़ दिया, उसका इंजन सीज हो गया है। लगता है कि इन लोगों के साथ ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता और इनका जाना जरूरी है। ये बात गुज़िश्ता कुछ दिनों में मियां साहिबान की तकरीरों के बाद सामने आई है। करप्शन हो, अदलिया के मामलात हो, उन सबको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि ये लोग यानी आसिफ जरदारी और उनकी पार्टी एक अली बाबा और 40 चोर हैं और इनके होते हुए ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये नई रेवलेशन भी सामने आई है। क्या वजह है कि ये सब के सब मामलात एकदम इस तरह इकट्ठे हो गए हैं? क्या वाकई करप्शन का मामला है, अदलिया के फैसलों का मामला है, या ये सेनेट इलेक्शन का मामला है जो कुछ ही अरसे में आए चाहते हैं? और अगर सेनेट इलेक्शन से पहले कोई तब्दीली ना आई तो फिर पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शंस में अक्सरियत ले जाएगी। क्या वाकई ये मामला? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं। कमर ज़मान कायरा साहब सेक्रेटरी इतलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली भी हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब सेनेटर भी हैं, सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लासा साहब, आप एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दुनिया टेलीविजन के और उसके साथ अपना एक ब्लॉग लिखते हैं, मैनेजिंग एडिटर है उसके topstoryonline.com। क्लासा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कारा साहब आपसे शुरू करता हूं, इससे पहले कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तकसीम और जो बयानबाजी अब शुरू हो गई है उस पर जाऊं, ये बताइएगा सर, वो हुसैन असगर साहब गुजर गए? मैंने भी जी आज अखबार में ही पढ़ा या जो टीवी टिकट्स देखे कि हुसैन असगर साहब स्कर्दू में थे। ये बात मैं क्योंकि इत्तेफाक से उस इलाके का इंचार्ज रहा हूं, तो ये मसला जरूर होता है बाज़ औक़ात कि अगर आप स्कर्दू से ट्रेवल कर रहे हो और बाय एयर ट्रेवल ना हो, क्योंकि नॉर्मली वहां पे अगर बैड वेदर हो तो आप फ्लाई नहीं कर सकते, तो बाय रोड ट्रेवल करें तो बहुत सारी वैलीज वो आती हैं जहां पे आपके सिग्नल नहीं होते हैं। उस वैली में जाके उनकी गाड़ी खराब हो गई होगी, वो कहीं उन्होंने टेंट लगा के उधर ही सोना शुरू कर दिया होगा। कारा साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं करना, कह दे यार नहीं करना हमने, वैलीज के ऊपर क्यों चले गए? गुजारिश सुने, हुसैन असगर साहब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ट्रांसफर हो रही है, वो तो गवर्नमेंट के कहने में नहीं है, इसीलिए उनकी ट्रांसफर हो रही है। जो तासर ये दिया जा रहा था कि हुसैन असगर साहब जो है वो गवर्नमेंट के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं फला, तो फिर हुसैन असगर साहब आके सुप्रीम कोर्ट में या किसी जगह कह देंगे कि जनाब मुझे तो बताया ही नहीं गया, ना मैं ट्रेवल कर रहा था, ना मेरे साथ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये तो क्यों गवर्नमेंट ऐसा एक बयान देगी कि अगर वो इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे या पॉसिबल थे और गवर्नमेंट ने जाके बयान दे दिया, उसके लिए फोन उठा के कॉल करनी पड़ती है ना? सर बात यह है, मैं और गुजारिश कर रहा हूं, कार से तो वाजे कर दिया कि हम ये फोन कॉल्स नहीं करेंगे। मैं और गुजारिश कर रहा हूं काशिफ साहब, फर्ज करें मैंने गलत बयानी कर दी कोर्ट में, मैं मुराद हुकूमत ने, और कल मुतलका जो अफसर है वो आके कोर्ट में या मीडिया में या कोई उनसे राब्ता करेगा, आपको छोड़ेंगे तो आप उनसे पूछेंगे, वो कह देंगे कि मुझसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया, तो मैं क्यों कहूंगा ये बात? अगर हुसैन असगर साहब ये कह सकते हैं तो फिर मैं ये गलत बात क्यों कहूंगा जो आज नहीं तो कल मेरे सामने आनी है? तो ये बिल्कुल मफरूजा है। बाज़ों का तकायद वो भी ठीक कहेंगे, आप भी ठीक कहेंगे, वो कहेंगे मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया, आप कहेंगे हमसे राब्ता हुआ नहीं। वो ये तो कह सकते हैं कि मैं ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, वो ये तो कह सकते हैं कि हाँ ये तो जरूर कहा गया, आखिरी खबर आने पर वो स्कर्दू में थे। देखिए ना, ये मुझे तो इसका मुझे यकीन है उन्होंने टीवी के टिकट भी पढ़ लिए होंगे जैसे आपने पढ़े, मुझे यकीन है उनको ये खबर भी आगे होगी। ट्रैवलिंग तो गिलगित से स्कर्दू बैड वेदर में 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग। कितने दिन हो गए उनकी वापसी का नोटिफिकेशन हुआ? देखिए पहली बात तो यह है कि उनकी 8 घंटे का रास्ता, उनकी वापसी का नोटिफिकेशन एक और इशू है। वापसी के नोटिफिकेशन का तो बिल्कुल इंटायरली एक अलग इशू है। देखिए काशिफ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटर का, मीडिया का अपना सभी का अपना एक रोल है और सभी सेटलिंग मोड में है। हमें बड़े टर्माइल से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। ठीक, हमें महसूस होता है और बाज़ औक़ात होता है ट्रस्ट पासिंग हो रही होती है, हम समझते हैं कि जी नहीं फलां इदारा अपने इख्तियारात से तजावज कर रहा है। कभी एग्जीक्यूटिव करती है तो जुडिशरी उसको रोकती है, कभी आप उसको रोकते हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि जो इख्तियार वजीर आजम का या एग्जीक्यूटिव का है वो उनको इख्तियार करना चाहिए, जो इख्तियार पार्लिमान का है वो पार्लिमान के पास रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस खराब होता है और किसी एक पिलर का, फर्ज करें एग्जीक्यूटिव का ही, अगर वो ज्यादा इख्तियार अपना इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बाकियों में ट्रस्ट पास करते हैं तो उससे भी बैलेंस नहीं होगा। और जुडिशरी अगर ये करती है
تو اس سے بھی نہیں ہوگا. سو بیلنس ان دیٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ یہ مانتے ہیں مشاہد اللہ صاحب کے انتظامیہ کے اختیارات ہیں جس میں عدلیہ مداخلت کر رہی ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کا عدلیہ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ انہی کی ہو رہی ہے جو عبد القادر گیلانی صاحب کے کیسوں کے ساتھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا مونس الہی صاحب کے کیس جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, جو لوگ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, تفتیش کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کھرے ڈھونڈ رہے ہیں, انہی لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے. باقی تو کوئی مسئلہ نہیں بنا. یہ ظفر قریشی ہے, حسین اصغر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی وہ حسین صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کہیں رستہ بھول گئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں یا نہ بھولے ہوں, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ حکومت اپنا رستہ بھول چکی ہے. اس لیے کہ میں دیکھیں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ جینونلی عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر رستہ یہ ہونا چاہیے جو کہ بھولا ہوا ہے کہ نہ صرف عدلیہ عظما کے فیصلوں کو ان لیٹرن اسپرٹ تسلیم کرے. چیز ہے نا سر, عدالت عظما, عدالت عالیہ ہوتی ہے اور عدالت عظما جو ہے سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اسے نہ صرف تسلیم کریں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے ریمارکس کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہوتی. احکامات ہے, یہ ریمارکس نہیں ہے. میری بات تو سنیں, نوٹیفیکیشن جاری کریں وہ حکم ہے. میں اور بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رستہ درست ہو تو حکومتیں اور ایگزیکٹو جو ہے نا ان کے ریمارکس جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ بات ریمارکس دیے ہیں لہذا. اچھا, اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو حکومت کر رہی ہے یا تو اس کی کوئی بڑی وجہ ہو, جو فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی حکومت جا رہی ہو یا کوئی جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہو, پھر تو ٹھیک ہے آپ بہت بڑا اسٹینڈ کریں, آپ کہیں جی ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ جمہوریت کا مسئلہ ہے, یہ 18 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. مسئلہ دیکھیں نا, جب میں نے یہ گزارش کی کہ رستہ بھول گئے ہیں تو مسئلہ کتنا چھوٹا سا ہے. گیلانی صاحب کا وہی میں کہہ رہا ہوں, چھوٹا گیلانی صاحب کا. دیکھیں نا کچھ کرپٹ لوگوں کا معاملات ہی ہے نا, کرپشن کے کیس, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اتنا بڑا اسٹینڈ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے لے رہے ہیں تو پھر رستہ تو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کا مسئلہ نہیں. دیکھیں اور چھوٹے گیلانی صاحب ہو یا بڑے گیلانی صاحب. بات یہ ہے کاشف, آپ جس طرح چاہیں, آپ کا حسن جان ہے جو چاہیں کہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے رول کے مطابق چھوٹی سی گزارش کریں. میری بات سنیں پھر آپ کی. کایا صاحب کو آپ کو پتا ہے کس وجہ سے ہٹایا گیا اپنی وزارت سے رؤف کلاس صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کچھ 80-90 کروڑ روپے کے کچھ بل پھنسے ہوئے تھے غیر قانون کسی. کایا صاحب نے کہا پروف کرو ان کو تو میں تمہیں پیسے دے دوں. انہوں نے آفر بھی کیے پیسے, اب سامنے بیٹھے ہوئے انکار کر دیں. انہوں نے نہیں کیا, ان کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئے. اور بھائی جان جس نے ٹھیک کام کرنا ہوتا ہے کہا تھا ان کو, ویسے یہ بھی تو بتا دیں. یہ اب کارا صاحب خود بتائیں. میں گزارش کروں پہلے والے موضوع پہ جس نے ٹھیک کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ایک تو پیسے لیتا نہیں. میں نے کارا صاحب کو کہتے ہوئے سنا میرے اوپر کوئی الزام, میں اکیلا نہیں, یہ آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اسی لیے سامنے بیٹھے, بلکہ میرے خاندان پہ کوئی الزام, میرے دوستوں پہ کوئی الزام لگے میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں. یہ ہوتا ہے جو صاف ستھرا بات پہ نہیں آیا. میں صرف ایک گزارش کروں, کیا گیلانی صاحب کو سامنے, قادر گیلانی کو سامنے پیش ہونا چاہیے. میں گزارش کروں. دیکھیں ایک بات, عدالت کا حکم کہ ظفر قریشی صاحب کو واپس پولیس فاؤنڈیشن سے FIA میں لگا دیے گئے, حکم کی تعمیل ہو گئی. اس کے بعد ظفر قریشی صاحب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے پریس ٹاک کرنی شروع کر دیں. آپ قریشی صاحب پہ چلے گئے, اسی پہ عبد القادر گیلانی پہ آنے لگوں. دوسری بات, حسین اصغر صاحب کے بارے میں کہا گیا ایک اختیار پرائم منسٹر کا ہے. گریڈ 20, 21, 22 کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے ان کی فائنل سینکشننگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے. اگر انہوں نے سمری اپروو نہیں, رائٹلی اور رانگلی, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, اصولی بات تھی. اگر پرائم منسٹر صاحب نے اپروو نہیں کی تو سیکرٹری اسٹیب کو اس کے اوپر آرڈر نہیں کرنے چاہیے تھے. اور کورٹ نے جب ان کو زیادہ دبا کے کہا تو اس پریشر میں آ کے انہوں نے سائن کر دیا. میں ایک اطلاع کرنا, قانون کا طالب علم نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ سمری پرائم منسٹر کو بھیجتے اور پرائم منسٹر صاحب کو کنوے کر دیتے کہ عدالت کا یہ حکم ہے. اس کے باوجود پرائم منسٹر اتھارٹی, کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ہے. لیکن آل دا لا ایکسپرٹس, وہ لوگ بھی جو پیپلز پارٹی کی طرف لین کرتے ہیں, کہا صاحب وہ تمام لوگوں کا خیال ہے کہ فیصلہ اگر غلط بھی ہے, ایک تو کسی نے عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا, جو لوگ بھی آپ کی طرف سے پیئر ہوئے, اور ایک دفعہ عدالت نے حکم دے دیا, پھر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. غلط بھی ہے تو آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے سر, میں عبد القادر گیلانی کے اوپر بار بار کیوں آ رہا ہوں, کیونکہ حسین اصغر صاحب
उस हज करप्शन के केस की बात करें जिसमें गिलानी साहब ने कहा था जी मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। आपने अपने आर्टिकल में लिखा था उन्होंने घड़ी बेचकर अपने बच्चे की फीस अदा की थी। सर पहले तो मैं इसलिए क्लास साहब आपका खुद है और उन्होंने एक्नॉलेज किया था असेंबली में खड़े होकर इसी बात को, आपके इस आर्टिकल को इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बल्कि आपको भी याद होगा मेरे नवाब शाह गए थे वापसी पे, जो साहब का त्यारा था, तो गिलानी साहब भी थे, आप भी थे, मोहम्मद मालिक साहब भी थे, और उनको घड़ी वो वापस हुई थी। वो एक लंबी कहानी है घड़ी। साहब के साहबजादे आप भी थे, और गिलानी साहब जरा जज्बाती भी हो गए थे, अगर आपको याद हो, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वाक्य सुना, गिलानी साहब ने अपने बेटे को कहा कि आपको एफआईए ने बुलाया, आप जाएं, स्टेटमेंट अपना दें। और मेरे ख्याल पाकिस्तानी तारीख में बड़ा रेयर हुआ होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का बेटा जाए, एफआईए को बयान रिकॉर्ड कर, नंबर 1 उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हुई। और आपको याद बुलाने के ऊपर मसला नहीं हुआ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं, अब ये क्योंकि ये पीपल्स पार्टी वाले तैयारी नहीं करते, उन्होंने ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया था बल्कि आर्डर किए थे कि आपके खिलाफ पीएमएल नवाज के जिस बंदे ने इल्जाम लगाए थे वो झूठे हैं, आपको ये हक है कि आप उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं। इनका कसूर ये था गिलानी साहब का, इनके बेटे का, इनको चाहिए था एक अपना अच्छा वकील करते। जब आपको चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं आप प्रोसीड करते, इन्होंने नहीं किया। एक तो मतलब रिकॉर्ड कर सकेंगे ये। अच्छा, इस पे आपने 1.5 करोड़ की जो आपने घड़ी वाली बात की थी, आई विल रिपीट, उस वक्त नैब ने इनको जेल में बंद किया हुआ था, इनके बीवी बच्चों के अकाउंट सीज थे, इनकी प्रॉपर्टी इनकी उन्होंने कब्जे में रखी हुई थी, और इनके यार दोस्त भी इनको छोड़ गए थे, और इसलिए उन्होंने अपनी घड़ी भी बेची थी, अपनी गाड़ियां भी बेची थी ताकि इनके घर के मामला चलते रहे। उसका बैकग्राउंड छोटा सा ये है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो मैं समझता हूं कि गिलानी साहब को जिन पे एक तो फोकस की, अटेंशन की और गवर्नेंस की जरूरत है। ने गिलानी साहब को कहा था कि आपके बच्चे की बड़ी स्टोरियां आ रही है, उन्होंने कहा था 1.5 करोड़ का मैं आपको काला साहब को जवाब दें, उसके बाद फिर मैं शहबाज साहब सर से बात कर लूं। काशिफ देखें, अगर उन्होंने 1.5 करोड़ अपनी गाड़ी डिक्लेयर की है, 1.5 करोड़ की उन्होंने माना है, उसको डिक्लेयर किया है, तो उन्होंने उसकी वेल्थ भी प्रूव करनी होगी कि मेरे पास ये बाइट। उसी के लिए वापस बुलाया जा रहा है उनको। उसको हुसैन असगर उसी के लिए वापस बुला रहे थे, उसके उनको पहले मेरी गुजारिश सुन ले। हुसैन असगर का ये किरदार नहीं है। पहले मेरी ही हैज नो राइट, दिस राइट लाइज विद द कस्टम डिपार्टमेंट और विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यस, अब प्रॉब्लम ये हुई है, पहले मेरी सुन लेना, आपने करप्शन में प्रॉब्लम ये हुई है कर ली कि जो पैसे आपने बनाए हैं उससे ये सब आया है। बताइए पैसे कहां से आए आपके पास? गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने जब अपनी रिटर्न में गाड़ी दाखिल कर ली कि ये गाड़ी मेरी है, तो मुझे इनकम टैक्स वालों को पहले जस्टिफाई करना है कि मेरे पास ये वाइट पैसा कहां से आया था। दूसरी बात यह है कि गिलानी साहब अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कोई भी शख्स उससे नहीं बच सकता। लेकिन एक बात याद रखिए, गिलानी साहब के वालिद बच सकता है, गिलानी साहब कोई मजदूर नहीं थे, उनके वालिद को मजदूर नहीं थे, उनकी अपनी जायदाद मौजूद है, और अगर उन्होंने जायदाद बेची है या उन्होंने उनके पास कोई एग्रीकल्चर, सहाफी के पास मर्सिडीज है, मतलब आप क्या फार्म हाउसेज है, क्या नहीं है? आप तो सहाफी मर्सिडीज पे फिरते हैं सर। वजीर आजम ने 0% टैक्स दिया, एक तासर आ गया। पिछले 3 साल से वो वजीर आजम है, और वजीर आजम की तनख्वाह से जो टैक्स कटता है वो तो लाजमी देना पड़ता है भाई, इनकम टैक्स। ये तो कम से कम मान लो कि इनकम टैक्स तनख्वाह वाला तो दिया, या तो ये भी कोई तनख्वाह वाला भी नहीं दिया सर। लेकिन एमएनए से भी तनख्वाह आपका तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपनी जगह नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम ने 0 टैक्स दिया, हमने क्या किया? इस तरह के इल्जाम तराशी प्री कमिंग इनटू वो ये डिक्लेयर अमाउंट है ना, जो उन्होंने डिक्लेयर किया होगा वही क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ने मीडिया कह रहा है गोशवारे जमा कराए, उसने कहा 0 इनकम टैक्स। मुल्क के वजीर आजम ने 0 टैक्स दिया, इनकम टैक्स 0। भाई 0 नहीं है, उनका इनकम टैक्स डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ये लाजम है ना। मुशाहिदुल्लाह साहब ये बयान सुने, अभी मुझे बताइएगा कि अब मामला क्या है? मामला सुप्रीम कोर्ट है, मामला आसिफ अली जरदारी साहब है, मामला ये हुकूमत है, और सेनेट इलेक्शन है या नहीं है? इतनी सख्ती बयानात में क्यों शहबाज शरीफ साहब के? सुनाइए। आज अगर आपने और पार्टी ने अपना फर्ज अदा न किया और करप्शन के भूतों को पाश न किया, जरदारी की दौलत को वापस मुल्क में लेके आए। जरदारी की दौलत, और वो दौलत किसकी है? दौलत पाकिस्तान की है। ये दौलत वो है नवाज शरीफ साहब की दौलत वापस जारी होगी कि आज अदलिया की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून। जरदारी पिछले 30 साल से बड़े मगर पे है। मैं इस वजारत आला से इस्तीफा देकर गली और मोहल्लों में जाऊं और जरदारी का वो कैसा पाकिस्तान है, ये कैसा जरदारी है, ये कैसा वजीर आजम है कि हमें एक वक्त की रोटी नहीं मिलती और ये सब कुछ खा गए। जरदारी तो सबसे बड़ा ये अली बाबा 40 चोरों का टोला है।
गुजारिश